Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel A to Z Physics. Two charges of magnitude 1 microcoulomb, 5 microcoulomb, or the ratio of the magnitude of the forces acting on them will be. बच्चों इस किस्म के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में भी कंसेक्टिवली आ चुके हैं 2017 में 2018 में, और आपको मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा दे के आपके टाइम को वेस्ट किया जाता है। बच्चों याद रखें, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स हो या ग्रेविटेशनल फ़ोर्स हो या मैग्नेटिक फ़ोर्स हो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो हैं उनका रेशो हमेशा 1:1 आएगा। जो चार्ज Q1 है, Q2 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो वही है जो चार्ज Q2 Q1 पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसे एक मार्कर को ऊपर फेंकूँ तो फोर्स वही होगा। ज़मीन मार्कर पे और मार्कर ज़मीन पे एक जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मार्कर नीचे की तरफ आ रहा है, ज़मीन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स हमेशा वही फील करेगा, सफ़र हमेशा वही होगा जिसका मास कम होगा। यहाँ पे दोनों चार्जेस एक दूसरे पे एक जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन चार्ज Q1 मूव करेगा Q2 की तरफ, क्योंकि Q1 का चार्ज कम है और Q2 का चार्ज ज़्यादा है। रेशो जो होगा वो दोनों का सेम होगा। क्लियर? फॉर 0.5 सीमेंस ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस विल बी। बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। R इज इक्वल टू 1/G। क्लियर? तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 और 0.5 10 ऊपर आ जाएगा। असल में मैंने पॉइंट ख़त्म किया, क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो 2 ओहम इज द बेस्ट आंसर। वोल्ट इनटू एम्पेयर इज इक्वल टू वाट। P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI वाट के बराबर है, वाट। क्लियर? A wire of length L has resistivity rho। बच्चों याद रखें, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? जितना लेंथ ज़्यादा होगा वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और बच्चे किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट उस इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी का L, A और रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। और अगर आप लेंथ डबल करेंगे, लेंथ हाफ करेंगे, कुछ भी करेंगे, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे जो आंसर होगा वो रो के बराबर होगा। मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। लुक एट दिस बच्चों, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। सो रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L। रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L। रो इज इक्वल टू R A डिवाइड बाय L। अब अगर आप किसी भी वायर को हाफ करते हैं, या लेट सपोज किसी भी वायर को मैं डबल कर रहा हूं, तो जब आप किसी वायर को डबल करेंगे, सवाल पैदा नहीं होता कि लेंथ आप डबल करें और रेजिस्टेंस डबल ना हो, तो डबल डबल के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर से वही रो आ जाएगा। अगर आप कॉपर के 1000 पीसेस लें, हर पीस का जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। कॉपर के 1000 पीसेस लें, सबका रेजिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? हाउ मेनी आवर्स 1000 watt AC will consume 1 unit of electricity। बच्चों किलो वाट आर, अगर आप लोग किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो आपने 1 यूनिट कंज्यूम कर दिया है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी 1000 वाट है, क्लियर। तो 1000 वाट हम जानते हैं कि इसके साथ जो आर होगा बच्चे वो 1 आर होना चाहिए, 1 आर होना चाहिए। अगर इसकी बजाय वो 500 दे देता तो हमें 2 घंटे चाहिए होते वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्लियर, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक पहुँचने के लिए। बच्चों अगर आपको टाइम जानना हो तो मैं आपको एक आसान फार्मूला समझाता हूँ जो कि है 1000 डिवाइडेड बाय P। ये वो पावर है जो आपको दिया जाएगा, रेटिंग पावर। जैसे बल्ब 100 वाट का हो सकता है, 200 वाट का हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा, 1000 से कैंसिल हो जाएगा, 1 घंटा। आंसर ये आर में होगा। ठीक है बच्चों, ये वो फार्मूला है जहाँ से आप किसी भी एसी का, बल्ब का, पंखे का, किसी भी रेजिस्टर का पावर, किसी भी पावर दे के किसी भी रेजिस्टर का टाइम मालूम कर सकते हैं कि वो कितने यूनिट्स खर्च कर सकता है। क्या करना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो, उसका लेंथ कम होना चाहिए, उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर, और रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे थिक है, शॉर्ट है और कूल है। कूल का मतलब क्या है? वो कंडक्टर की बात कर रहा है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमीकंडक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो कंडक्टर की बात अगर वो कर रहा है तो थिक और शॉर्ट के साथ कूल का ऑप्शन भी आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक्सरे ट्यूब, करंट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है और आपको रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन आपसे मांगी गई है। सादा सी बात है, आपसे पावर मांगा गया है। पावर बराबर है वोल्टेज इनटू करंट। तो बच्चों वोल्टेज बराबर है 60 किलो वोल्ट और करंट जो है वो बराबर है 5 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मतलब है -3, तो ये -3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 6 30 आ जाएगा और 0 डबल हो जाएंगे। बीटा इज द बेस्ट आंसर। ओके, एम्पेयर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। I is equal to Q divided by T. Q is equal to I T. I बराबर है एम्पेयर सेकेंड, सो चार्ज के बराबर है, क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स कौन से दो एंगल के लिए सेम होगा? तो याद रखें, कॉस 0 पे और कॉस 180 पे आपके पास जो आंसर आता है वो सेम आता है। 90 पे 0 आता है, 180 पे 1 आता है, -1 मैग्नीट्यूड 1 होता है। 100 और 270 पे आंसर डिफरेंट होते हैं, 270 और 360 पे डिफरेंट होते हैं। लिहाजा द बेस्ट आंसर इज ए, क्लियर। हाइड्रोजन एटम दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम जा रहा है, हाइड्रोजन एटम जा रहा है और अचानक इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। अब ये हाइड्रोजन आयन बन गया है और इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा और हम इसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं, FBI। चलें बच्चों, सबसे पहले हम मैप ड्रा करते हैं। ये आ चुका है ईस्ट, ये आ चुका है नॉर्थ, ये आ चुका है वेस्ट और ये आ चुका है साउथ। वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो दिस इज F, दिस इज B एंड दिस इज I। तो बच्चों ईस्ट की तरफ अगर वो जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो ये रहा वेलोसिटी, पहले आप वेलोसिटी की तरफ इसको ले आएंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो ये जो टेंगा है
ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। बच्चों अगर आपसे पॉजिटिव चार्ज का पूछा गया है तो आंसर ये होगा, नेगेटिव का पूछा गया है तो आंसर इसका उलट होगा। यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो अप हो जाएगा। क्लियर? व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल अकर्स, तो याद रखें मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में चेंज लेके आता है। क्लियर? ओके। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इज पासिंग थ्रू अ स्टैटिक कंडक्टर लूप ऑफ एरिया दिस। इंड्यूस ईएमएफ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कॉइल और मैग्नेट रिलेटिवली मोशन में ना हो। दोनों में से एक का, दोनों में से दोनों का मोशन करना जरूरी है। अगर ये रिलेटिवली मोशन में हो, रिलेटिवली अगर दोनों मोशन कर रहे हैं और ये रिलेटिवली रेस्ट में हैं, तब भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। मैं आपको एक आसान मिसाल दूं, दो गाड़ियों में आप जा रहे हैं और दोनों गाड़ियों की स्पीड सेम है, और दोनों गाड़ियों की स्पीड सेम है और मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के साथ रिलेटिवली रेस्ट में हैं, तो हालांकि ये मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। अगर इस वक्त चांद से में कोई देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि कॉइल भी मोशन कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट भी मोशन कर रहा है, लेकिन मैग्नेट और कॉइल एक दूसरे के लिए रिलेटिवली रेस्ट में हैं, लिहाजा इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ विल नॉट बी प्रोड्यूस until they are relatively at rest. Magnetic flux linked with a conducting loop A is increased at the rate of 15 Weber per second और the same। तो बच्चों याद रखें, फ्लक्स या इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स या डिक्रीज हो रहा है, दोनों केस में इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में फर्क होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल मस्ट बी चेंज। वही बात जो मैंने आपको की है, दे मस्ट बी रिलेटिवली इन मोशन। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एक डायोड का होना ज़रूरी है। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर हो और दो डायोड्स हों तो फुल वेव आ सकता है, और अगर ब्रिज की बात वो करें तो 4 डायोड्स होंगे। उसमें आप सिंपल बैटरी लेके उसको फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडर्न फेज की तरफ हम आ चुके हैं, और मॉडर्न फेज में हम जानते हैं कि एनर्जी जो प्लांक्स इक्वेशन है उसके मुताबिक एनर्जी HF के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का जो रेशो होगा वो फ्रीक्वेंसी के रेशो के बराबर होगा। एनर्जी का जो रेशो है वो फ्रीक्वेंसी के रेशो के बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम इज हाफ दैट ऑफ द लाइट बीम बी, तो डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी। रेड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम है, रेड फोटॉन की एनर्जी कम होगी। ब्लू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ब्लू फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब वो कह रहा है कि वेवलेंथ के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो बच्चों याद रखें hc बाय लेमडा, लेमडा के साथ जो इसका रेशो आएगा बच्चों ये इनवर्स रेशो होगा, ये इनवर्स रेशो होगा। अगर आप इनको डिवाइड कर दें आसानी से, E1 रेशो E2 बराबर है लेमडा 2 रेशो लेमडा 1, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ए इज हाफ द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन बी। एक ऐसा फोटॉन है जिसका वेवलेंथ बी के हाफ है। अगर वेवलेंथ हाफ है तो एनर्जी डबल है। द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ए इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन बी। वेवलेंथ कम, एनर्जी डबल। शॉर्ट रेंज जो एक्सरे है उनकी वेवलेंथ कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। गेमा रेज की वेवलेंथ और कम है, गेमा रे की एनर्जी और ज़्यादा है। विजिबल की बात करें तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होगी। ब्लू का वेवलेंथ कम है, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो फिर क्या होगा? तो याद रखें
जितनी इंटेंसिटी, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इंटेंसिटी को ऐसे एक्सप्लेन करता है, ऐसे, और जितने नंबर ऑफ इंटेंसिटी, नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ऐसे होंगे, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड टू पेस्चन सीरीज। बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो फार्मूला है वो n² डिवाइडेड बाय r है, और पेस्चन वो सीरीज है जो नंबर 3 पे आता है, तो आंसर आपके पास 9/r आ जाएगा। क्लियर? रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बच्चों याद रखें, ये रहा मिनिमम और ये रहा मैक्सिमम। तो जो वेवलेंथ का रेशो होगा उसके लिए एक आसान फार्मूला है 2n+1 रेशो n+1 होल स्क्वायर। चूंकि ये लाइमन की बात कर रहा है तो लाइमन के लिए n 1 है, बाल्मर के लिए 2 है, पेस्चन के 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, पीफंड के लिए 5 है। तो आप n की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1s are 2 + 1 रेशो 1+1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 रेशो 2 का स्क्वायर, सो 3/4। दिस इज द बेस्ट आंसर। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 डेज। 100 डेज उसने ऐसे ही आपको कंफ्यूजन के लिए दिए हैं। क्वांटिटी ऑफ 88 ग्राम ऑफ सच एलिमेंट विल रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स। बच्चों 88 पहले हाफ लाइफ के बाद ये रह जाएगा 44, दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये आ जाएगा 22, और तीसरे हाफ लाइफ के बाद ये आ जाएगा 11। सो 11 ग्राम इज द बेस्ट आंसर। अच्छा, ये जो है दिस इज एक्चुअली 90 ईयर्स। ठीक है बच्चे, अगर हाफ लाइफ 30 ईयर्स हो तो 90 ईयर्स के बाद जो परसेंटेज रह जाएगा इंतहाई आसान। ये रहा, आपने एलिमेंट सैंपल ले लिया है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% हो जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 25% हो जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5% हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 12.5। ओके, तो चलें ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 15 मिनट 1/32 ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव पोलोनियम रिमेन्स। बच्चे ये जो सैंपल है 1/32, इसको आपने 2 पावर में लिखना है। तो अगर मैं 2 पावर में लिखूं तो 2⁵ होगा। कुछ चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, आप इसको याद रखें। 2⁴1, 2⁴2 4, 2⁴3 8, 2⁴4 16, 2⁵5 32, 2⁶6 64, 2⁷7 128। यहाँ तक आप इसको याद रखें। अगर ये 132 देगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 5 है। अब वो क्या कह रहा है? कहते 5 हाफ लाइफ के लिए जो टाइम गुजरा है वो 15 मिनट है, वो 15 मिनट है। तो आपने क्रॉसपॉन्डिंग हाफ लाइफ मालूम करना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग हाफ लाइफ, बच्चे मैं एक आसान फार्मूला बताता हूँ। लुक एट दिस, ये रहा हाफ लाइफ बराबर है टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्या आंसर आ जाएगा? 3 मिनट आंसर। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 10 कूलम आर सेपरेट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्जेस के दरमियान, याद रखें, और वो इक्वल हो, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर बच्चे? गुड। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अ लाइक इज 10 न्यूटन, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी।
तो बच्चों हम जानते हैं इसी चैनल पे मैंने लेक्चर्स अपलोड भी किए हैं। एफ मीडियम जो होगा वो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी होगा, और यहाँ पे जो आंसर है 10 न्यूटन, और ये जो है ये 2 हो गया है, तो बच्चों 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्लोप ऑफ द चार्ज टाइम ग्राफ फॉर अ चार्जिंग कैपेसिटर, ये रहा टाइम और ये रहा चार्ज। स्लोप आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? करंट के बारे में, टू स्मॉल चार्जेस, ओके, two small charge objects attract each other with a force F when separated by a distance d. If a charge on each object is reduced to 1/4 of its original value, तो सिंपली आप कूलम ला लेंगे, और मैं बताता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 डिवाइडेड बाय r²। वो कह रहे कि चार्ज को आप 1/4 करें। चार्ज को अगर आप 1/4 करेंगे तो चेक करें, ये रहा चार्ज 1/4, और कह रहे कि ईच चार्ज को 1/4 करें, और डिस्टेंस जो है उसको भी आप क्या करें, रिड्यूस टू d/2, उसको भी आप हाफ कर दें। क्लियर? चार्ज को आप 4 टाइम्स कम करें और डिस्टेंस को आप हाफ करें, तो चेक करें, ये आ जाएगा कि ये जो 4 है ये बच्चे 16 हो जाएंगे, Q1 Q2, और यहाँ पे आ जाएगा r², और 2 2 क्या आएगा 4, 4 1 और 4 16 आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ आएगी दैट इज़ 1/4, ये आएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। इसकी शक्ल जो है वो पुराने F से मिलती है। सो नया फोर्स बराबर है पुराना फोर्स डिवाइडेड बाय 4। सो चार्ली इज द बेस्ट आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की बात अगर की जाए तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला A/0/d के बराबर है। अगर आप ईच प्लेट के एरिया को डबल करें और एरिया और डिस्टेंस दोनों को डबल करें तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और C नया C पुराने C के बराबर हो जाएगा। 20 microfarad capacitor is charged to 200 volt. Its stored energy, so U is equal to 1 divided by 2। एक तो C इसमें यूज़ हुआ है और दूसरा V है, तो हम CV² ले लेंगे। क्लियर? C की जगह हम लिखेंगे 1/2 और 20 माइक्रोफेराड आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और V की जगह बच्चों 200 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 10 आ गया है और यहाँ पे 10 पावर -6 आएगा। 2 2 400, यहाँ पे 400 आ जाएगा और सिंपली जो ज़ीरो होगा, चले मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, तो सिंपली आप 200 को 2 टाइम्स लिख देंगे। क्लियर? अब जो ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरो ये हैं, 1 ज़ीरो ये है, 5 पॉजिटिव ज़ीरोज़ हैं। क्लियर? 2 2 4 आ गया है, 5 है पॉजिटिव ज़ीरोज़ और 1 है और साथ में -6 है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर 0.4 आ रहा है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, लुक एट दिस, 4 × 10 पावर -1, क्योंकि +5 और -6 से -1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे आ जाएगा 4/10 और आ जाएगा 0.4। क्लियर? सो द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर
has a 120 volt AC supply. What is the value of secondary voltage if the turn ratio is 20? तो प्राइमरी जो VP है, VP वो कह रहा है कि VP 120 वोल्ट के बराबर है. What is the value of secondary voltage? सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? जो रेशो है NS बाई NP, और ये मेंशन भी है कि NS बाई NP है, वो 20 के बराबर है. हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लिखेंगे. VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP. NS जो होगा बच्चे NS बाई NP 20 है, VS हमें चाहिए और VP 120 है. सो 120 और 20 जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज द A इज द बेस्ट. 12 2s are 20, 400. A is the best answer. Best of luck. Thank you so much. Boss, finish. Dalang lecture wala zamung